बीएसटी चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एमसीक्यू। एज आपको पता है कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम, 12th के एग्ज़ाम में एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव का कितना इम्पोर्टेंस होता है और कितना वेटेज होता है। सो दैट हम इधर एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी इन डेप्थ जानेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, या उससे रिलेटेड कोई भी और एमसीक्यू बन जाएगा ना तो वो भी हम सॉल्व कर सके। तो उस तरीके से हम एमसीक्यू को अभी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर रिजिड रूल्स? तो नहीं, रिजिड तो होता नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या था, ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी। अगला, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट बनाता है क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? नहीं। पर्सनल बिलीफ? नहीं। इट इज़ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हमने पढ़ा था ना कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, जैसे हेनरी शॉल हो गए, FW टेलर हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद बनाते हैं उसको और उसके रूल में लिख देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सी। अगला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर मेनली। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, तो पता है ना कि भाई मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस पे अप्लाई करेंगे। तो जो भी स्टाफ होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें जो भी स्टाफ काम करते रहते हैं उन पे, और वो क्या होते हैं, ह्यूमन होते हैं, तो उनके बिहेवियर और उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा, बिहेवियर। टेक्निकल, फिनेंशियल, मैकेनिकल ऐसा नहीं होगा, बिहेवियर, क्योंकि ऐसे ये पर्सनल पे जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए उन पर अप्लाई किया जाता है, so that it is behavioral in nature. अगला, which of the following shows flexibility of management principle? अब देखो भाई, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट कौन बताता है, तो ये बोलता है कि सेम रूल्स फॉर ऑल सिचुएशन। नहीं, मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बिल्कुल। अभी देखो, समझो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या, कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल दिया हुआ तो है, लेकिन किसी सभी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होते हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन एक जैसे नहीं होते। तो इसमें बोलता है कि भाई आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करके उस प्रिंसिपल को अप्लाई करना। तो यही बोलता है कि मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, जो आपकी सिचुएशन में फिट बैठता है उसको आप मॉडिफाई करो, उसी हिसाब से अप्लाई कर दो। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, विच प्रिंसिपल टेस्ट द मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। हमने पढ़ा ना कि भाई प्रिंसिपल का मैनेजमेंट जो होता है वो सिचुएशन बाय सिचुएशन डिपेंड करता है। आपको उसी तरीके से फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, आपको उसी तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। तो ये बोलता है, ये कौन सा स्टेट बताता है, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी नहीं, कंटिजेंसी। हमने पढ़ा था ना कंटिजेंसी, कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है सभी जगह अप्लाई करते हैं, उसको आपके सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। तो ये किस में आता है, कंटिजेंसी में। ठीक है, इसका बी हो गया। अगला, 6, प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर टू टेक। प्रिंसिपल्स क्या करता है, मैनेजमेंट को इमोशनल डिसीजन नहीं, रैंडम साइंटिफिक डिसीजन। हमने पढ़ा ना कि साइंटिफिक डिसीजन, रूल्स, आपका रूल ऑफ थंब नहीं चलता है। ठीक है, साइंटिफिक रहता है मेथड, रूल ऑफ थंब मतलब गेसवर्क नहीं चलता है। तो वही बोलता है, प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर टू टेक साइंटिफिक डिसीजन, जो भी पहले से एक्सपेरिमेंट और से डेवलप हो रखा है, उसी प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस नहीं है, या समझो हेल्प नहीं करता है। तो इम्प्रूव इफिशियंसी, बिल्कुल करता है, इफिशियंसी में, ट्रेनिंग में हेल्प करता है। एलिमिनेट द नीड ऑफ मैनेजर, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, हमने चैप्टर 2 में ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है मैनेजर का ही नीड। अरे यार, उसको अप्लाई कौन करेगा, मैनेजर ही अप्लाई करेगा ना, और उसी का नीड को एलिमिनेट तो हो नहीं सकता। सो ये रॉन्ग है, तो सी आंसर। अगला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल किस चीज़ में हेल्प करता है, इंक्रीजिंग ट्रायल एंड एरर। नहीं, ट्रायल एंड एरर आपको पता है ना, रूल ऑफ थंब को बोलते हैं, तो इसको तो नहीं, वो डायरेक्टली साइंटिफिक प्रिंसिपल दे देता है कि आप इसको अप्लाई करो। रिड्यूसिंग वेस्टेज, तो हाँ, आपका क्या करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वेस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन नहीं, उल्टा ही कन्फ्यूजन को कम करता है, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क जैसा प्रिंसिपल देके। अगला, इग्नोरिंग फैक्ट, ये जो इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन है ना, जैसे हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, एक होता है कि कमांड, एक ही बॉस से आपका कमांड आना चाहिए, सो दैट कन्फ्यूजन कम हो सके। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, इंक्रीज नहीं करता है, कन्फ्यूजन को कम करता है। ठीक है, इग्नोरिंग फैक्ट ऐसा नहीं, तो रिड्यूस, वेस्ट को रिड्यूस करता है, बी। अब भाई, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, तो वो FW टेलर है। ठीक है,
F.W. टेलर क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। हेनरी फ्यूल क्या, तो हेनरी फ्यूल आपको याद है ना, वो जनरल मैनेजमेंट के है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, तो ये हेनरी फ्यूल जनरल लेवल, जो 14 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। तो F.W. टेलर हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगला रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब हमने बताया था, रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है कि आप गिस वर्क काम करो, देखो अप्लाई होता है कि नहीं, गिस वर्क। तो ये साइंटिफिक नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हाँ, कि आप अप्लाई करके देखो, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो दूसरा कोई अप्लाई करना है, तो ये रूल ऑफ थंब बोलते हैं, तो इसका बी। अगला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है कि भाई आप गिस वर्क मत करो, आप डायरेक्टली साइंटिफिक मेथड को यूज़ करो, और जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो कि सक्सेस होने का चांस सबसे ज़्यादा है, तो ये बोलता है। तो ये क्या बोलता है, यूजिंग साइंटिफिक मेथड, आप साइंटिफिक मेथड को डायरेक्ट यूज़ करो, ठीक है। विच प्रिंसिपल फोकस ऑन मेंटल रेवोल्यूशन, आपके मेंटल रेवोल्यूशन में तो डिवीजन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये आपको एक सेटिस्फाई पीस इन्वायरमेंट देता है, तो आपको आपके मेंटल रेवोल्यूशन ये आपके लिए बहुत अच्छा मतलब क्रिएट करता है आपके माइंड के लिए। ये क्या हो जाएगा इसका बी। अगला कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इम्फेसाइज, ये किस चीज़ पे इम्फेसाइज करता है कि कॉपरेट करो, इंडिविजुअल अपना अपना मत देखो, ये आपके टीम वर्क पे अप्लाई करता है। तो कंपटीशन नहीं, कंपटीशन में तो ऐसा नहीं होता, कन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं, ये तो और कम करता है वो चीज़ को, टीम वर्क, इसका क्या हो जाएगा सी। अगला विच प्रिंसिपल स्ट्रेस वर्कर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वर्कर के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में कौन बोलता है, यूनिटी ऑफ कमांड, तो यूनिटी ऑफ कमांड ऐसा नहीं, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन, ये हमने पढ़ा था ना कि हर पर्सन जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उनको डेवलप करो, उनको ट्रेन करो, सो दैट आपका भी इफिशियंसी बढ़ सके, आपका भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो ये क्या बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर, हर एक वर्कर को आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम बताओ, सो दैट वो इफिशियंट रहे, वो मोर प्रोडक्टिव रहे, ठीक है। तो इसका क्या होगा बी। अगला फंक्शनल फोरमैनशिप इन्वॉल्व, फंक्शनल फोरमैनशिप याद है ना कि एक वर्कर के ऊपर 8 लोग सुपरवाइज करते हैं जो अलग अलग फील्ड में अपना स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो यही बोलता है कि इन्वॉल्व 1 सुपरवाइजर नहीं 8 सुपरवाइजर, और 8 सुपरवाइजर क्या होते हैं, अलग अलग फील्ड में अपने वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका बी। अगला हु इंट्रोड्यूस फंक्शनल फोरमैनशिप, अब फंक्शनल फोरमैनशिप याद करो कि फंक्शनल फोरमैनशिप आता था किस में, तो इसमें आता था, हमने वो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला पढ़ा था ना, तो उसमें क्या बोला था, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, फंक्शनल फोरमैनशिप आपका क्या होता है, टेक्निक होता है, ठीक है। तो आपका फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, आपका एक टेक्निक होता है कि प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल बोलता है कि हम क्या करें, व्हाट टू डू, लेकिन टेक्निक बोलता है हाउ टू डू इट, तो वही हाउ टू डू जो है ना टेक्निक, वही में से एक आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो ये टेलर, F.W. टेलर ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्लानिंग फंक्शन, अब बताओ इन सब में से प्लानिंग फंक्शन में कौन नहीं आता है, तो इंस्ट्रक्शन कार्ड इंस्ट्रक्शन देता है ये करना है ऐसे करना है, तो ये तो प्लानिंग में ही आता है। रूट रूट आपका बताना कि हाँ भाई कौन सा रूट सबसे इफ़िशियंट होगा, किसी के लिए ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल ना करे कोई भी एम्प्लॉय, तो रूट कलर भी हम पहले ही से प्लान करके रखते हैं। स्पीड बॉस क्या होता है ना, स्पीड बॉस एक्चुअल फील्ड में वहाँ जाता है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन में देखता है कि कोई भी एम्प्लॉय कितनी स्पीड में एक प्रोडक्ट को बना रहा है, या कितने स्पीड में कोई भी काम को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये एट एन एग्जीक्यूशनल लेवल उस जगह पे जाके देखते हो, प्लानिंग पे नहीं देखते, ठीक है। तो ये स्पीड बॉस क्या हो जाएगा आपका आपका प्लानिंग फंक्शन नहीं है। बाकी टाइम एंड कॉस्ट ये भी हम पहले से डिसाइड करते हैं कि कितना टाइम लगना चाहिए और कितना कॉस्ट लगना चाहिए, तो स्पीड बॉस इसमें से आपको प्लानिंग फंक्शन का पार्ट नहीं है। टाइम स्टडी इज यूज टू डिटरमाइन, भाई हमने पढ़ा था ना टाइम स्टडी किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो स्टैंडर्ड टाइम को हमको डिसाइड करने के लिए, तो टाइम स्टडी स्टैंडर्ड टाइम का ये क्या हो जाएगा बी। अगला मोशन स्टडी, मोशन स्टडी क्या करता है, तो मोशन स्टडी याद है ना कि वो देखता है कोई भी एम्प्लॉय अननेसेसरी मूवमेंट तो उनका नहीं हो रहा है, जैसे इधर मशीन है इधर टूल्स है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मशीन और टूल्स के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होना चाहिए। मान लीजिए जो हमने एग्जांपल में लिया था ना कि 100 मीटर का डिफरेंस है, इधर से एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है तो उसको टूल लेना पड़ता है, फिर यहाँ पे मशीन पे काम करना पड़ता है, तो अननेसेसरी मूवमेंट होता है, तो इसको एलिमिनेट करने का काम क्या करता है मोशन स्टडी, तो एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट, एम्प्लॉई या फिर वर्कर के अननेसेसरी मूवमेंट को ये इसको रिमूव करने में कोशिश करता है।
अगला डिफरेंशियल प्राइस बेस सिस्टम। डिफरेंशियल प्राइस बेस सिस्टम क्या होता है कि अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग रिवार्ड देना है एज पर देयर इफिशियंसी, एज पर देयर वर्क, को कितना काम कर रहा है। तो ये बोलता है, तो इसको देखते हैं, ओनली इफिशियंट वर्क हो नहीं, ऐसा ये क्या बोलता है, ऑल वर्कर इक्वली नहीं, इफिशियंट वर्कर मोर, कि जो भाई इफिशियंट वर्कर है ना उसको आप ज़्यादा, उसको आप प्रोवाइड करो, उसको अच्छा वेज देने का कोशिश करो, उसको इंसेंटिव अच्छा दो, सो दैट जो कम काम करने वाले लोग हैं वो मोटिवेट हो सकें उनको देख के। तो इसका क्या हो जाएगा, सी। अगला, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्योल। कौन है, हेनरी फ्योल है। तो इसका बी। एफ डब्ल्यू टेलर क्या है, एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक, साइंटिफिक मैनेजमेंट के, साइंटिफिक मैनेजमेंट के, लेकिन एफ डब्ल्यू टेलर क्या है, ये जनरल मैनेजमेंट के। इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्योल। अब जनरल हमने पढ़ा था ना, जनरल मैनेजमेंट कौन है, फ्योल देते हैं, और फ्योल ने कितना प्रिंसिपल दिया था, तो 14 प्रिंसिपल, अलग अलग प्रिंसिपल्स दिया था उन्होंने, जैसे स्पिरिट, क्रॉप, डिवीजन ऑफ वर्क, ये सब जो भी है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डी, 14। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू, अब क्या करते हैं बताओ, कि डिवाइड करना, वर्क को डिवाइड कर से क्या होता है, तो इससे क्या आता है, कन्फ्यूज़न होता है, नहीं स्पेशलाइजेशन आता है, क्योंकि एक वर्क को, एक ही काम को बहुत समय, लंबे समय तक कर रहा है, तो उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, उसको वो काम करने में कम टाइम लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था ना, कि जिसमें भाई कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो एक बॉस से आएगा, सो दैट आपका कन्फ्यूजन नहीं हो। तो क्या बोलता है, वन बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आपका इंस्ट्रक्शन एक बॉस से आना, इसको यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल में बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बी। ओके। अगला क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इधर हमने क्या पढ़ा, यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन, तो ये वन बॉस है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब किस जगह पे, किस डायरेक्शन में ध्यान देना है, तो हमको क्या, कहाँ पे ध्यान देना है, एक प्लान है, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस पर, तो वन सुपीरियर ऐसा नहीं है, वन प्लान वन हेड, वन प्लान वन हेड, ये बिल्कुल है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसमें क्या बोलता है, वन प्लान वन हेड, एक प्लान पे, एक हेड पे आपको फोकस करना है, यूँ बोलते तो ऑर्गेनाइजेशन गोल, कोई भी डिवीजन का, एक डिवीजन का गोल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, बी। अगला, स्केलर चेन रेफर टू। स्केलर चेन आपको पता है ना, कि इधर सीईओ होता है, इधर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इधर परचेज डिपार्टमेंट है, इसके अंदर में ए बी अलग अलग लोग हैं, इसमें अलग अलग लोग हैं। ठीक है, और इसको अगर कम्युनिकेट करना है तो इसी चेन में आपको कम्युनिकेट करना है, इसको जी को एफ को करना है, एफ को ई को करना है, तो इस तरीके से एक रूट बना हुआ है कि उसी फॉर्म में आपको कम्युनिकेट करना है अपने सीईओ से या अपने अब टॉप लेवल से। ठीक, तो ये क्या बोलता है, विच सिस्टम नहीं, कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क ये है कि देखते हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम, लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे तक एक लाइन ऑफ अथॉरिटी, बिल्कुल ये सी, सी क्या बोल रहा है कि एक लाइन ऑफ अथॉरिटी दिया हुआ है कि हाँ भाई सबसे ऊपर कौन रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा, एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज वे में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। ओके। गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक याद है ना, इसी में इसके बीच में ऐसा अगर आपको फॉलो नहीं करना है, डी को एफ से बात करना है, तो ये शॉर्टेस्ट, यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी का केस है उसमें जाके आप बात कर सकते हैं, इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। तो गैंग प्लैंक क्या करता है, इंक्रीज हायरार्की नहीं, अवॉइड कम्युनिकेशन डिले, अवॉइड कम्युनिकेशन डिले इन इन सच केसेस जहाँ पे आपको इमरजेंसी, कि इमरजेंटली हमको कम्युनिकेट करना है भाई, हमको फॉलो नहीं करना है ये पूरा पाथ, तो वहाँ पे आप, यहाँ पे गैंग प्लैंक ये यूज़ होता है। तो बी हो गया। इक्विटी मीन्स, इक्विटी मीन्स कि आप सबको एक जैसा ट्रीट कर रहे हो, किसी को अच्छा किसी को बुरा ऐसा नहीं कर रहे हो, सबको एक तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो ये क्या होगा, फेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट, इसका बी। अगला, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या बोलता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में बोलते थे कि भाई किसी भी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय टर्नओवर कम कर लो, एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दो, उनको बेनिफिट दो, ऐसा, तो यही बोलता है। तो क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एम इज टू इंक्रीज लेबर टर्नओवर, नहीं यार ये तो रिड्यूस करने की बात करते हैं, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, बिल्कुल, कि एम्प्लॉय की टर्नओवर, एम्प्लॉय आना जाना मतलब वो वापस अपॉइंट हो रहे हैं, उनको मतलब बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कम से कम हो, एक एम्प्लॉय ज़्यादा समय तक टिके अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका बी। ऑर्डर प्रिंसिपल। अब ऑर्डर प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो ऑर्डर प्रिंसिपल बोलता था ना कि भाई
किसी भी चीज़ को करने के लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सही चीज़ सही जगह पे होना चाहिए। इसका यही है कि फिक्स्ड प्लेस सब चीज़ के लिए उसी फिक्स्ड प्लेस पे होना चाहिए। तो क्या बोलता है, रैंडम प्लेस में नहीं, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, कि हर चीज़ के लिए, हर लोग के लिए एक सही जगह है और उसी जगह पे होना चाहिए। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरीके से चैप्टर 2 BST का MCQ पूरा कंप्लीट होता है।